हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनराज क्लासेस। आज की डेट है 27 जुलाई 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल होगा हमारा साकुराजिमा वोल्केनो के बारे में, दूसरा कारगिल विजय दिवस, तीसरा स्नो लेपर्ड, चौथा मोनार्क बटरफ्लाई के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने पहले आर्टिकल की तरफ जिसका नाम है साकुराजिमा वोल्कानो। देखिए क्या हुआ, इसका इरप्शन हुआ है। ये एक वोल्कानो है साकुराजिमा जिसका नाम है साकुराजिमा। इसका इरप्शन कहाँ पे हुआ? जापान में। जापान में कहाँ पे? जो वेस्टर्न आइलैंड है, क्यूशु वेस्टर्न आइलैंड है, वहां पे इसका इरप्शन हुआ है। ये क्या हुआ? 2022 में हुआ। और 2021 में किसका हुआ था? फुकुटोकू ओकानोवा सबमरीन वोल्केनो का। फुकुटोका ओकानोवा सबमरीन वोल्केनो कहाँ पे है? ये पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, जो जापान का कोस्ट है उससे थोड़ी दूर जो पैसिफिक ओशन है उसमें है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये पिक्चर देख रहे होंगे जीआईएफ, तो यहाँ पे देखिए ये इरप्शन होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इरप्शन हो रहा है और ये आपका क्या हो गया? साकुराजिमा वोल्कानो का पिक्चर देख रहे हो। ये आपका एक्सप्लोड होते हुए, इरप्ट होते हुए इसकी पिक्चर्स है डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि साकुराजिमा वोल्केनो कहाँ पे है, क्या ये वोल्केनो होते हैं, कैसी, क्या इसमें किस तरह से ये होता है, क्या रीजन होता है जिससे कि वोल्केनिज्म का जो कंसेप्ट है वो निकल के आता है। देखिए क्या है कि जो जापान है, जापान में वैसे तो कई सारे आपके वोल्केनोज है, मगर उसमें जो कई सारे वोल्केनोज है उसमें से ये आपका जो साकुराजिमा वोल्केनो, ये बहुत एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव वोल्केनो वो कहलाते हैं जिनका आपका फ्रिक्वेंटली वो इरप्शन होता रहता है, वोल्केनोज का इरप्शन होता रहता है रेगुलर बेसिस पे। तो इसका आपका रेगुलर बेसिस पे इरप्शन होता रहता है। अब रेगुलर बेसिस का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हर 1 साल बाद, हर 2 साल बाद। देखिए इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, कोई साइंटिस्ट जियोलॉजिस्ट आपको नहीं बता सकता कि कब इसका इरप्शन होने वाला है। ये कभी भी हो सकता है। हो सकता है 2 दिन के अंदर 2 बार हो जाए, हो सकता है 10 साल में, हो सकता है 500 साल में एक बार हो। ठीक है, इस तरह से इसका इरप्शन मतलब किसी का भी इरप्शन होता है, पर फ्रीक्वेंट इरप्शन होने का मतलब है कि रेगुलर बेसिस पे इनके बीच में, दो इरप्शन के बीच में टाइम ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, अब ये क्या है? ये एक्टिव स्टेटो वोल्केनो। अब स्टेटो वोल्केनो क्या होता है उसके बारे में हम अगली स्लाइड्स में जानेंगे। फिलहाल अभी वर्ड को ध्यान रख लीजिए, नाम को ध्यान लेकर रख लीजिए कि एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव का मतलब है कि ये आपका रेगुलर बेसिस पे आपका इरप्शन होता रहता है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा, इससे पहले पिछले कई सालों में इरप्शन होता है। अगर इसकी जापान की हिस्ट्री देखें तो साकुराजिमा का जो इरप्शन हुआ था वो 1471 से 1476 में भी हुआ था, 1914 में भी इरप्शन देखने को मिला है साकुराजिमा का। ये तो इसका देखने को मिला है और अब देखने को मिला है। मगर अब इससे पहले जो इसकी जापान की जो हिस्ट्री है वो ये है कि भाई ये 8वीं सेंचुरी से इरप्शन देखने को मिल रहा है। 8वीं सेंचुरी से इरप्शन कैसे देखने को मिल रहे हैं? यानी कि 8वीं सेंचुरी क्योंकि 700 कुछ, यानी कि मान लीजिए 715 से लेके मान लीजिए 715 ईस्वी से लेके मान लीजिए 710 से लेके मान लीजिए जो 700 की ईस्वी जो शुरू हुई थी, ईयर शुरू हुआ था, जो आपकी सेंचुरी शुरू हुई थी, तो उस टाइम से आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब और आगे बढ़े कि जो इसका जो फ्रीक्वेंट वो होता है इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है कि जो आपका जो ऐश होते हैं, जो इसमें राख निकलती है, सिल्ट निकलती है, गैसेज निकलती है, स्टीम्स निकलती है और भी कई ऐसे डस्ट के पार्टिकल निकलते हैं, वो कागोशीमा एक जगह है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये पूरा जापान का क्या हो गया, मैप हो गया। ये कागोशीमा जगह होगी। कागोशीमा जगह के ऊपर यहाँ पे ये वोल्केनो है, इधर वोल्केनो है। तो उससे इसके ऊपर ऐश का क्या होता है, लेयरिंग बन जाती है। क्योंकि आपका जब ये फटेगा, जब इसका इरप्शन होगा तो इसकी जो राख है, ऐश है, जो डस्ट है, वो बहुत हाई तक जाएगी, कई किलोमीटर ऊंचाई तक जाएगी और फिर कई किलोमीटर ये डिस्टेंस तक भी जाती है। मतलब काफी लंबाई तक ये फैलती है। ठीक है, तो इससे पूरा शहर ही जो है ढक जाता है। ये बहुत डेंजरस वोल्केनो की श्रेणी में आता है और ये एक्सप्लोजिव पोटेंशियल रखता है। कहने का मतलब इसका पोटेंशियल एक्सप्लोजिव नेचर का, बहुत हाई लेवल पे इसका एक्सप्लोजन होता है। ये आपका देखिए ये कागो सीमा आपका शहर दिख रहा है, ये आपको वोल्केनो। तो इससे बस बीच में क्या है, ये थोड़ा सा आपका झील है, समुंदर है, उसके बाद ये आपका क्या है, ये सीधा यहाँ पे आएगी, इसके ऊपर राख गिरेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है।
ठीक है। अब वोल्केनो के बारे में जान लेते हैं, तो हमने जाना कि साकुराजिमा वोल्केनो के बारे में। अब वोल्केनो होते क्या है? देखिए वोल्केनो क्या है, अगर हम वोल्केनो की सिंपल डेफिनेशन जाने कि एक तरह की ओपनिंग होती है। एक जो आपका हिल है या कोई भी सरफेस है, उसके जो क्रस्ट के ऊपर, अर्थ क्रस्ट के ऊपर एक ओपनिंग होती है। वो आपकी कई मीटर भी हो सकती है, एक आपकी कुछ मीटर्स की भी हो सकती है, कई सौ मीटर्स भी हो सकती है, कि एक तरह की ओपनिंग होती है। उस ओपनिंग के थ्रू आपका लावा बाहर निकलता है। यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे होंगे ना, ये आपका हो गया क्या, अर्थ क्रस्ट हो गया, और ये आपका हो गया आपका मैग्मा चैम्बर हो गया। मैग्मा चैम्बर उसे बोलते हैं जहाँ पे मैग्मा रहता है, यानी कि मोल्टन आपका मेटल्स होते हैं, मोल्टन आपकी और भी कई सारी चीजें होती है, ठीक है, गैसेस होती है इसमें, स्टीम होती है, ठीक है। इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है, मोल्टन स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है, तो इसको मोल्टन चैम्बर या मैग्मा बोलते हैं। तो ये मैग्मा जब ऊपर उठता है, तो ये जो जिस लाइन से ऊपर उठ रहा है, जिस पाइप से ऊपर उठ रहा है, उसको बोलते हैं हम वेंट। ठीक है, ये वेंट हो गया आपका। तो इस वेंट से ये ऊपर उठेगा। तो अब ये वेंट से क्या होगा, ऊपर उठेगा। अब जरूरी नहीं कि सारा मैग्मा यहाँ से ही निकले, मैक्सिमम तो मैग्मा यहाँ से ही निकलेगा, पर ये बीच बीच में थोड़ी सी अपनी ब्रांचेस भी बना लेता है, छोटी छोटी ब्रांचेस भी बना लेता है। तो ये जो ब्रांचेस बनाता है, इन्हें सेकेंडरी वेंट बोल देते हैं। वेंट तो ये भी एक वेंट मतलब जो कहीं से चीज रिलीज हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, आपको वेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो जहाँ पे इसका मुंह है, मेन मुंह है, जहाँ से बाहर निकलता है, और इस तरह से धुएं की फॉर्म में, इस तरह से गैस की फॉर्म में, और जो ऐश की फॉर्म में, ऐश मतलब जो राख होती है, ऐश की फॉर्म में, जो इसमें डस्ट पार्टिकल होंगे, क्रेटर्स होंगे, बोल्डर्स होंगे, और माइन्यूट लेवल पे होंगे, बड़े लेवल पे भी होंगे। तो ये आपका यहाँ से निकल, इसको बोलता है आप क्रेटर। ठीक है, ये हो गया आपका क्रेटर, जो यहाँ पे छेद होता है। तो छेद को जहां से निकलता है उसे क्रेटर, और जिसके थ्रू निकलता है, पाइप के थ्रू, पाइप मैं बोल रहा हूँ मगर ये एक तरह का आपका क्या है, लाइन होगी, वेंट जिसे हम बोलते हैं, एक टेक्निकल लैंग्वेज में वेंट बोलेंगे। ठीक है, और ये मैग्मा जिस तरह से निकलेगा, जब मैग्मा अंदर है, क्रस्ट के अंदर है, तो उसे मैग्मा बोलेंगे, और जब ये बाहर निकल जाएगा, इसको लावा बोलेंगे। लावा निकल के ऐसे फैलेगा, इस तरह से नीचे फैलेगा। अब ये जो शेप दिख रही है आपको, क्या कोन टाइप दिख रही है, डोम टाइप दिख रही है, ये शेप डिपेंड करती है इसकी विस्कोसिटी पर। अगर इसकी विस्कोसिटी आपकी बहुत ज्यादा है, तो ये आपका क्या होगा कि ऐसे नहीं फैलेगा, मतलब ये मतलब बहुत उससे नहीं फैलेगा कि भाई आपका ऐसे लंबा फैल गया। तो ये ऊंचाई तक थोड़ा जाएगा और धीरे धीरे नीचे आएगा, तो आपकी वेंट ये कौन टाइप की शेप बन जाएगी अगर विस्कोसिटी ज्यादा है। अगर विस्कोसिटी बहुत कम है, तो ये क्या करे, यहाँ से निकल के ऐसे दूर तक फैलेगा, क्योंकि जिसकी विस्कोसिटी बहुत कम है, जैसे पानी है, पानी की विस्कोसिटी बहुत कम होती है, उसे आप यहाँ से निकाल दो तो बहुत दूर तक फैल जाएगा ना। अगर यहाँ से कोई ऐसी चीज, जैसे कि आपका क्या, ग्लू, तो ग्लू यहाँ से डाल दो, अगर ग्लू डाल दो, या आपका कोई भी ऐसी चीज जेली टाइप डाल दो, तो जेली तो आपकी क्या है, वो यहाँ से फिसलना शुरू करेगी, तो वो नीचे तक ही नहीं आ पाएगी। कहने का मतलब कि वो लेयर ही बना लेगी, सिंपल। तो यहाँ पे आपकी देखने वाली बात यह है कि मैग्मा और लावा के बारे में हमने डिस्कस किया, एक कंसेप्ट डिस्कस किया विस्कोसिटी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब जो ये मटेरियल निकलता है बहुत दूर तक फैलता है, ये हमने जान लिया एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। ठीक है, इरप्शन जो होता है एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, ये दूर तक आकाश में फैलता है। ये कामर भी हो सकता है, कामर शांत भी हो सकता है कि थोड़ा सा ही निकले और थोड़ी दूर तक ही फैले। ठीक है, अब ये हमने जान लिया कि अर्थ के अंदर जो रहेगा, क्रस्ट के अंदर जो रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्मा बोलेंगे, और जो बाहर निकल जाएगा उसे हम लावा बोलेंगे। ये समझाने के लिए था। अब रीजन क्या होता है, मैग्मा क्यों ऊपर उठता है, देखो एक कंसेप्ट आता है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या है, जो हमारी अर्थ की प्लेट्स होती है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जो पिक्चर में समझाया गया, ये अर्थ की प्लेट्स है, ये क्रस्ट है। सबसे पहले तो आप क्रस्ट जान लो, क्रस्ट क्या होता है, इस पिक्चर में समझो। देखिए ये आपका अर्थ का पिक्चर दिखाया गया है, और इसमें से पोर्शन कट कर लिया है, तो आपको अर्थ की लेयर दिख रही होगी। तो ये आपका कोर हो गया, मेन अंदर जो आपका इनर कोर हो गया, ये जिसके अंदर लिक्विड रहता है, पूरा लिक्विड मेटल्स रहता है। तो इनर कोर हो गए, ये इनर कोर हो गया, और फिर आपका आउटर कोर हो गया, फिर आपका ये मेंटल हो गया। ये मेंटल कहाँ से कहाँ तक, मेंटल यहाँ से यहाँ तक है। फिर आपका ये हो गया क्रस्ट, हो गया इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्रस्ट। क्रस्ट किस किस से मिलता है आपका, लिक्विड, यानी कि वाटर प्लस आपका सॉलिड। सॉलिड में क्या क्या आ जाएगा, सॉलिड में आपका आ जाएगा मिट्टी आ जाएगी, ठीक है, जैसे सोइल आ जाएगी। ठीक, तो ये आ जाएगी, और आपके मेटल्स भी आ जाएंगे, छोड़ो और भी कुछ मेटल्स आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, जो ये आपको दिख रहा है, ये अर्थ है।
ठीक है। और अर्थ के थोड़ा सा इधर जाओगे ये समुंदर है, क्योंकि ऐसे ही तो होता है, ऊपर का जो आपको ये हिस्सा दिख रहा होगा, ये ऊपर का हिस्सा अर्थ, और अर्थ के बाद ये आ गया समुंदर। तो पूरा इसको मिला के, जो ये अर्थ और समुंदर को मिला के, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं पूरे को। तो इस पे देखो आपको एक पहाड़ भी दिख रहे होंगे, तो कहने का मतलब पहाड़ी रीजन और जो आपका प्लेन रीजन सबको मिला के प्लस समुंदर की गहराई को मिला के जो पूरा हिस्सा होता है, जो ये कहलाता है, इतना ही क्रस्ट कहलाता है। ये जो आप लेयर देख रहे हो ना, ये वाली, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की क्रस्ट है। तो अब इसी क्रस्ट की जो ये लेयर्स होती है, अब मैं तो क्रस्ट एक छोटा सा पोर्शन लेके चल रहा हूँ, अगर थोड़ा सा और हम आगे बढ़े तो एक एथनोस्फीयर होता है और एक लिथोस्फीयर होता है। लिथोस्फीयर आपका क्रस्ट प्लस ये वाला पोर्शन मिलके आपका लिथोस्फीयर बन जाता है, जिसमें आपका सॉलिड फॉर्म होता है। ठीक है, सॉलिड होता है। और एथनोस्फीयर आपका यहाँ से थोड़ा लिक्विड फॉर्म में चलने लगेगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, एथनोस्फीयर हो गया। ठीक है, अब हम अपनी बैक स्लाइड की तरफ दौड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आपने समझ लिया कि क्रस्ट क्या होता है। तो जो क्रस्ट वाली लेयर है नीचे, तो एथनोस्फीयर है, ये रहा एथनोस्फीयर। क्रस्ट वाली लेयर क्या करती है, मूव करती है, या तो एक दूसरे से डिफरेंट साइड में मूव करेगी, या एक दूसरे की तरफ मूव करेगी, या ऐसे पैरेलली मूव करेगी, एक इधर को मूव कर रही है, दूसरी इधर को मूव कर रही है। तो हम पहले केस की तरफ चलते हैं। जब पहले केस में जब एक दूसरे के विपरीत मूव करती है, कहने का मतलब विपरीत, तो डाइवर्ट हो रही है, एक दूसरे डाइवर्जन हो रहा है। तो प्लेट वन इधर मूव कर रही है ईस्ट साइड में, और प्लेट टू आपकी वेस्ट साइड में मूव कर रही है। वो प्लेट टू वन वेस्ट साइड में मूव कर रही है, और प्लेट टू आपकी ईस्ट साइड में मूव कर रही है। तो क्या होगा कि आपका डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री क्रिएट होगी। तो जो नीचे आपका मैग्मा है वो यहाँ पे, क्योंकि गैप बन जाएगा, तो मैग्मा बहुत तेजी से बाहर निकलेगा, क्योंकि अंदर जो है प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है। अब दूसरे केस में क्या होता है कि जब आपकी लेयर्स ऐसे एक दूसरे की तरफ मूव करती है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो आपकी डेंस लेयर रहेगी वो क्या है, नीचे घुस जाएगी, और जो हल्की लेयर रहेगी ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो नीचे जो लेयर घुसेगी सबसिडेंस हो जाएगा जिसका, तो वो जो लेयर नीचे, तो आपका मेल्टन मैग्मा है, मोल्टेन मैग्मा है, तो उसका टेम्परेचर तो बहुत हाई है, तो ये जो लेयर नीचे अंदर सब्सिडाइज होगी, घुस गई है, तो ये मेल्ट हो जाएगी, तो वो भी मैग्मा में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो गैप बना, तो उसको क्या करे, ब्रेक करके तब ये बाहर निकलेगा। तीसरा है आपका ट्रांसफॉर्म प्लेट टाइप लेयर बाउंड्री बनती है, तो ये वाली ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, ना तो यहाँ पे ब्रेक होती है ना कुछ होती है, बस ट्रांसफॉर्म हो जाती है लेयर, है ना। तो यही सब चीजें इसमें समझाया। तो यहाँ पे देखो, इसमें वो नीचे आपका मेंटल हो गया, ये मैग्मा हो गया एटमॉस्फेयर में, ये यहाँ पर हॉट स्पॉट हो गया, और ऊपर आपका ये वाला क्रस्ट हो गया, और क्रस्ट से मैग्मा आपका निकल रहा है, यहाँ से लिथोस्फीयर से निकल रहा है। ठीक है, ये आपका अलग अलग वो बताया गया कि कौन सा स्ट्रेटो वोल्केनो हो गया, ये शील्ड वोल्केनो हो गया। ठीक है, ये रिज हो गई आपकी। ठीक है, ये सब बताया गया, ये अभी हमारा काम करी, तो हमने ये सब चीज समझ ली कि क्या चीजें होती है। आगे बढ़ते हैं। अब टाइप समझ लेते हैं, वोल्केनो के टाइप कितने होते हैं। एक तो वोल्केनो टाइप होता है शिल वोल्केनो, डैम वोल्केनो, और आपका लावा डैम वोल्केनो बोल से, कैल्डेरा वोल्केनो और स्ट्रेटो वोल्केनो। यहाँ पे अब जो पीछे हमने पढ़ा था स्ट्रेटो वोल्केनो, क्योंकि साकुराजिमा कौन सा वोल्केनो, एक स्ट्रेटो वोल्केनो, स्ट्रेटो वोल्केनो को हम कंपोजिट वोल्केनो भी बोलते हैं। तो देखो, आपको शिल्ड वोल्केनो इस टाइप का होगा। शिल्ड वोल्केनो में जो मैग्मा निकलता है, यानी कि मैग्मा ऊपर उठता है और बाहर निकल के जो लावा निकलता है, वो लावा की विस्कोसिटी बहुत ही कम रहती है। तो विस्कोसिटी कम रहने की वजह से वो ज़्यादा फैल जाता है, तो इसकी हाइट ज़्यादा बन नहीं पाती। तो इसलिए इसकी जो है, ये पतला ही रहता है। ठीक है, मतलब ऐसे कम स्लोप कम रहती है, जेंटल स्लोप रहती है, तो उसको आपको बोलते हैं शील्ड वोल्केनो। ठीक है, दूसरे में होता है डोम वोल्केनो। तो इसकी लावा, इसकी जो शील्ड वोल्केनो कंपैरिजन में जो आपकी लावा, ये आपका डोम वोल्केनो है, इसकी विस्कोसिटी थोड़ी ज्यादा रहती है। अब विस्कोसिटी ज्यादा रहेगी तो ज्यादा फैल नहीं पाएगा, तो इस तरह से एक डोम टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है, गुम्मद टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है। इसको ही हम बोलते हैं डोम वोल्केनो या लावा डोम वोल्केनो। तीसरे में होता है कैल्डेरा वोल्केनो। कैल्डेरा वोल्केनो में क्या होता है कि जो आपका मैग्मा होता है ऊपर उठता है। पहले क्या होता है, एक क्रेटर होता है, क्रेटर मतलब एक गड्ढा होता है। ठीक है, क्रेटर को यहाँ पे गड्ढा बोलते हैं। गड्ढा कई किलोमीटर का हो सकता है, कई किलोमीटर हो सकता है, कई सौ मीटर हो सकता है, और डायमीटर भी उसकी बहुत ज्यादा हो सकती है, कई किलोमीटर में हो सकती है, तो एक झील भी हो सकती है। तो यहाँ पे जब ये गड्ढा होता है, तो गड्ढे में कई सारे आपके कॉन्स बने होंगे। ठीक है, इस तरह के क्रेटर्स ही बने होंगे, क्योंकि ये जो मैग्मा है कई
जगह से फोड़ फोड़ के निकलेगा ना, अपनी ब्रांचेज निकलेगा, तो पूरे बड़े गड्ढे में, मान लीजिए पूरा बड़ा गड्ढा, एक यहाँ से फोड़ के निकल के, यहाँ से निकल के, यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स बन जाएंगे। तो उस कॉन्स को ही ये मान लो क्या है कि अलग अलग कॉन्स होंगे तो एक तरह का पूरा क्रेटर बन जाएगा। मान लीजिए 200 साल में निकला, तो जो पहले 200 साल पहले लावा निकला तो सोलिडिफाइड हो चुका है। तो अब यहाँ पे क्या क्रेटर बना हुआ है, पानी भरी हुई है, बारिश का पानी भरा, झील बनी हुई है। तो अब जब 200 साल बाद ये लावा फटेगा, तो ये जो पूरी परत बनी हुई है ना, कटोरा टाइप जो बना है, इसे फाड़ देगा, फाड़ के निकलेगा, बहुत ऊंचा उठेगा। तो फिर से जो ये लावे का जो मैग्मा ठंडा हो जाएगा, तो फिर से बॉल टाइप स्ट्रक्चर बना लेगा यहाँ पे। ठीक। और तीसरा आता है, चौथा आता है आपका कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनो वही है, इसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से क्या होता है कि और ज्यादा ऊपर उठ जाता है, तो ये लेयर दर लेयर बनती है। मान लो आप ये फटा, एक लेयर बन गई, फिर दोबारा फटा, दूसरी लेयर बन गई, तीसरा फटा, इसके ऊपर लेयर बनी, चौथा फटा, इसके ऊपर लेयर बन गई। तो इस तरह से इसकी प्रोसेस चलती है। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम जो सिल्ट वोल्केनो के बाद थोड़ा जान लेते हैं, इसकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है, रनी लावा होता है, इनके बहुत जल्दी फैलता है। देखो मैग्मा निकला, तो यहाँ पे पहली लेयर बनी, फिर कुछ साल बाद फिर फटा, दूसरी लेयर बन गई, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर, छठी लेयर। तो इस तरह से इसकी जेंटल स्लोप्स होती है, ये हमने पढ़ ही लिया है। ठीक है। और ये आपका क्या है कि इसका ये फ्लूइड और ये बसाल्टिक लावा निकलता है। ये आपका जो है सिल्ट वोल्केनो की पिक्चर दिखाई गई है यहाँ पे। अब एग्जाम्पल की बात करें, मोना किया और मोना लोवा, ये दो आपके वोल्केनो है, जो आपके सिल्ट वोल्केनो है। ये कहाँ पे है? आपके हवाईयन आइलैंड जहाँ पे है, वो यहाँ पे है। आपका हवाईयन आइलैंड में आपको दोनों मोना किया और मोना लोवा वोल्केनो आपको मिलेंगे। ठीक है। ये बसाल्टिक लावा फ्लो करता है, इससे बसाल्टिक लावा निकलता है और फ्लूइड निकलता है। बसाल्टिक लावा क्या होता है? ये एक तरह की हार्ड, ये ब्लैक वोल्केनो रॉक होती है, जिसमें 52% सिलिका होता है। तो लो कंटेंट सिलिका होने की वजह से इसकी विस्कोसिटी लो रहती है, तो विस्कोसिटी लो रहने की वजह से ये फैल जाता है। ठीक है, ये हमने जान लिया। आगे बढ़ते हैं सगु इसके लावा डोम के बारे में। लावा डोम जो है ये इस टाइप का होगा, डोम बना लेगा क्योंकि इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे कॉन्वेक्स टाइप डोम बना रहा है यहाँ पे। मैंने डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर यहाँ पे बनाई है ताकि आप अच्छी तरह समझ सको, क्योंकि पिक्चर सामने रहती है तो क्लियर समझ में आता है। तो अब ये लावा डोम आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? देखो ये रही पिक्चर आपकी लावा डोम की। ठीक है, ये सरफूरी वोल्केनो, सो फ्रायर वोल्केनो, सॉरी मैं बोलने में गलती हो गई। सो फ्रायर वोल्केनो ये आपका कहाँ पे मिले? कैरेबियन आइलैंड, जो आपका मोंट सिरेट है। कैरिबियन आइलैंड में मोंट सिरेट जगह है, वहां पे देखो ये आपका कैरिबियन आइलैंड हो गया। सेंट विंसेंट में मोंट सिरेट जगह है, तो वहां पे ला सोफ्रायर वोल्केनो आपका आता है। ठीक है। इसकी विस्कोसिटी आपकी क्या होती है? ज्यादा होती है, तो इसलिए डोम टाइप स्ट्रक्चर बना लेता है। ये बहुत ज्यादा दूर तक फ्लो नहीं कर सकता, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर डोम टाइप बन जाती है। अगला आर्टिकल, वो अगला जो हमारा लावा वो आता है वोल्केनो, कैल्डेरा वोल्केनो के बारे में आता है। कैल्डेरा हम डिस्कस कर ही चुके हैं, फिर भी आप ये देख, जो मैं आपके कौन टाइप बता रहा था, डिफरेंट डिफरेंट जगह से निकलती है, वो यहाँ से निकलती है। ठीक है। तो ये इस तरह का इसका फॉर्मेशन है कि जो रूफ को तोड़ के निकलता है। पहले देखो ये जो इसकी ब्रांचेज निकल रही है, यहाँ से ये ऐसे कोन बना लेगा डिफरेंट डिफरेंट जगह। ये देखो आपको बहुत बड़ी वो दिख रही होगी ना, ये रियल पिक्चर। तो यहाँ पे ये क्या, पानी भरा हुआ लेक बनी हुई है। तो इसको जब फाड़ के निकलेगा, यहाँ से फाड़ के निकलेगा, तो धुआं उठेगा बहुत ऊंचाई तक, जैसे यहाँ पे उठ रहा है ऐसे ही। तो फिर उसके बाद क्या है, जो बसाल्ट निकला वो इस फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि यहाँ से फिर से इसको बना देगा, रूफ बना देगा। ठीक है। अगला जो हमारा है स्ट्रेटो वोल्केनो। स्ट्रेटो वोल्केनो की थोड़ी सी इसकी हाइट ज्यादा हो जाती है, क्योंकि विस्कोसिटी ज्यादा होती है। ठीक है। तो हाइट ज्यादा हो जाती है, बस यही है इसमें। ये आपकी पिक्चर है। ठीक। इसकी क्या नाम, स्ट्रेटो वोल्केनो की, और ये आपका लाइव एक्सप्लोजन देख ही रहोगे। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इंडिया में कौन कौन से वोल्केनो। इंडिया की वोल्केनो की बात करें तो बैरन आइलैंड है, नारकोंडम आइलैंड है, नारकोंडम वोल्केनो है। ठीक है। बारातैंग वोल्केनो है, और आपका डेक्कन ट्रैप्स है, दिनोदार हिल्स और दोसी हिल्स। दोसी हिल्स कहाँ पे? हरियाणा में। दिनोदार हिल्स गुजरात में। ठीक है। और आपकी डेक्कन ट्रैप्स महाराष्ट्र में, और बाराटैंग, नारकोंडम और बैरन आइलैंड ये आपके अंडमान निकोबार आइलैंड में मिलेंगे, यानी कि अंडमान में मिलेंगे, सो निकोबार में। देखो ये रहा नारकोंडम आपका, ये अंडमान हो गया आपका, ये निकोबार हो गया। तो अंडमान में आपका क्या हो गया, देख तो नारकोंडम आइलैंड हो गया, बैरन आइलैंड हो गया, ये दोनों आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है। और डेक्कन ट्रैप तो आपको यहाँ पे ये रही पूरी डेक्कन ट्रैप,
ये महाराष्ट्र के अंदर है। दिनोदार हिल्स गुजरात में, गुजराती दिनोदार हिल्स। और आपकी दोसी हिल्स कहाँ पे, हरियाणा में। हरियाणा आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने जान लिया कि कौन कौन से हमारे यहाँ। और जो इंडिया के अंदर केवल एक्टिव वोल्केनो की अगर संख्या हो, केवल एक ही एक्टिव वोल्केनो, वो है बैरन आइलैंड हमारा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा कारगिल विजय दिवस के बारे में। देखिए, अब इसकी 23वीं वर्षगांठ मनाई गई कारगिल विजय दिवस की। इसको कब मनाया जाता है? 26 जुलाई 2022 को मनाया जाता है। कल ही इसको 26 जुलाई थी, तो कल 26 जुलाई 2022 को मना। असली हीरो तो हमारे यही है जो देश की रक्षा करते हैं निस्वार्थ। जो हमारे फिल्मी हीरो है वो तो बस हमने बना दी है। ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि हम असली हीरो को छोड़ के फिल्मी हीरो पे ज्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है, ये किस लिए मनाया जाता है? कि जो शहीद हुए हैं इसमें, जो हमारा कारगिल वार हुआ, तो जिन्होंने अपनी जान गंवाई इस देश की रक्षा करते हुए, उनको हम याद करते हुए इसको कारगिल विजय दिवस को मनाते हैं। अब कारगिल वार जो होता है वो किस लिए हुआ है, क्या इसकी भूमिका रही है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए क्या हुआ था, आप सभी जानते हैं 1971 में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। तो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई जो हुई, उसके बाद हमारे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो गए। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक तरह से दोनों में दरार तो पहले से ही आ गई थी आज़ादी के टाइम पे, जब बंटवारा हुआ था। मगर जो ये बंटवारा का दर्द जो निकल के आया, और जो ये गुस्सा निकल के आया इंडिया 1971 के उसमें निकल के आया। तो इससे पहले क्या हुआ कि आपके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते रहे, जैसे कि उसके बाद भी कॉन्फ्लिक्ट होते रहे, और ये आग लग गई दोनों के रिश्तों में। और इसमें आग में घी का काम किया आपका 1998 में, जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो इससे क्या है, पाकिस्तान में एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ गई। उन्होंने भी टेस्ट करना चाहा, तो इसलिए इंडिया से वो युद्ध करने की सोच बैठे। तो 1999 में इन्होंने युद्ध करना वाजिब समझा, जरूरी समझा। तो 1999 में हमारा कारगिल वार शुरू हो जाता है। तो कारगिल वार कहाँ पे हुआ? मई और जुलाई के महीने में 1999 में कारगिल वार शुरू हुआ। ठीक है, अभी कारगिल कहाँ पे? कारगिल जो अभी की बात करें, जो यूनियन टेरिटरी है हमारी लद्दाख, उसका एक डिस्ट्रिक्ट है कारगिल। ठीक है, पहले के जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में था एलओसी कारगिल। जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, उस पर था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और। तो अब जब कारगिल विजय वो कारगिल वार शुरू हुआ, तो हमारी जो इंडियन आर्मी थी उसने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय कैसे चला उसके बारे में हम जानते हैं। देखो यहाँ पे दो मैप दिए गए हैं, मैप दोनों सेम ही। यहाँ पे बता रहा है कि 1999 में क्या हुआ था, कि जो पाकिस्तानी ट्रूप्स है वो लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके हमारे इंडियन टेरिटरी में घुस आए थे। ये जो आपका हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला, ये इंडियन टेरिटरी में, ये आपके वो पाकिस्तानी ट्रूप घुस आए थे। यहाँ पे पाकिस्तानी ट्रूप घुस आए थे, इनको क्या, इन्होंने क्या कट कर दिया था एक तरह से, सियाचिन, जो हमारे सियाचिन में आर्मी तैनात थी उसको कट करके अंदर घुस आए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो टाइगर हिल्स है वहां पे आके कब्जा करने की इन्होंने कोशिश की, बल्कि कब्जा कर लिया। तो ये यहाँ पे जो आपका NH-1D है उस तक आ गए थे। तो यहाँ पे जो ये क्या नाम, मुश्को है, द्रास है, काकशार है, कारगिल, तो ये रहा कारगिल। तो यहाँ पे हमारी जो सेनाएं तैनात थी, तो इस यहाँ पे हमारी जो लड़ाई है शुरू होनी स्टार्ट हो गई। तो इन्होंने, हम हमारी इंडियन आर्मी ने क्या चलाया, ऑपरेशन विजय चलाया, जबकि पाकिस्तान वालों ने क्या चलाया था, ऑपरेशन बद्र चलाया था। तो इसे हमें जानने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, हमें ऑपरेशन विजय के बारे में ही जानना है सिर्फ। ठीक है, तो 3 मई 1999 को पाकिस्तान ने वार स्टार्ट कर दिया। अपने 5,000 ट्रूप भेज दिए कारगिल में। ठीक है, तो फुल फ्लैश वार हमारा स्टार्ट हो गया, ऑपरेशन विजय हमने चला दिया। ठीक है, हम जानते हैं कि ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल रहा था, इंडिया की जीत हुई थी और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। तो फिर इसी याद में जो ये क्या नाम, हमारे शहीद जितने भी सैनिक शहीद हुए थे, उन्हीं की याद में एक वो मेमोरियल बनाया गया, जिसका नाम रखा गया नेशनल वार ऑफ मेमोरियल। तो ये 2019 में इसे इनॉग्रेट किया गया, जो कि इंडिया गेट से कुछ ही दूरी पे है। अब इसमें 4 लेयर्स बनाई गई है, यानी कि 4 सर्किल्स बनाए, कंसेंट्रिक सर्किल्स बनाए गए हैं। तो जिनका अलग अलग नाम रखा है, एक का है अमर चक्र, दूसरे का वीरता चक्र, तीसरे का त्याग चक्र, चौथे का रक्षक चक्र। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये आपका रक्षक चक्र हो गया बाहर वाला, जो बाहर से जस्ट इमीडिएट त्याग चक्र, और उसके इमीडिएट आपका वो क्या, अमर चक्र, और बिल्कुल आपका क्या हो गया, वीरता चक्र हो गया। तो ये आपके 4 चक्र है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इनको याद करने के लिए हमने ये तो बना दिया, मगर
अब जो ये मेमोरियल बनाया कि सिर्फ हमारी ये नहीं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई है उनकी, और भी कई लड़ाई हुई, जैसे सीनो इंडियन वार हुआ तो 1962 में। इंडिया पाकिस्तान का वार 3 बार हो चुका है, 1947 में, 65 में, 71 में। और आपका जो इंडियन पीस कीपिंग कीपिंग मिशंस भेजता है इंडिया, 1987 से 90 तक भेजे थे, उसमें जो हमारे सैनिक मरे उनकी याद में, और कारगिल कॉन्फ्लिक्ट जो 1999 हुआ था उसकी उसमें तो हम मनाते ही। ठीक है, और जो नेशनल वार मेमोरियल है वो और किसको किसको याद करता है, यूनाइटेड नेशंस कीपिंग मिशंस में जो वो गए हैं हमारे सैनिक, उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, डिजास्टर रिलीफ के लिए जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट दी जाती है उसमें जो काम करते हैं सैनिक, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल हमारा स्नो लियोपार्ड के बारे में। देखो अभी क्या हुआ है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज के अंडर एक आपकी स्टडी कंडक्ट की है। वो क्या हाईलाइट करेगी, वो रिलेशन बताती है कि हैबिटेट का यूज आपका, ये स्नो लियोपार्ड, साइबेरियन आइबेक्स और ब्लू शिप जिसे हम भराल भी बोलते हैं, ये कैसे करते हैं, ये कैसे इनका आपका जो हैबिटेट का यूज करते हैं, इन दोनों में क्या रिलेशन है। आप पिक देख लीजिए, स्नो लियोपार्ड की पिक ये रही, साइबेरियन आइबेक्स की पिक ये रही, और आपका ब्लू शिप जिसे हम भराल भी बोलते हैं उसकी पिक ये रही। ठीक है, तो इनका काम यही है कि जो स्टडी है इसका काम ये था कि एग्जामिन करता है जो प्रीडेटर है। तो प्रीडेटर है आपका जो स्नो लियोपार्ड है, तो प्रीडेटर मतलब जो आपके दूसरे जीव जंतु को खाता है, अपने से नीचे को आता है। ये आपकी जो फूड वेब है उसमें सबसे टॉप पे आता है, फूड वेब चैन में सबसे टॉप पे आता है, तो ये प्रीडेटर है। ठीक है, तो ये जो है कि आपकी जो हैबिटेट है, हैबिटेट में अपनी प्रेजेंस जो कैसे रखता है, कि अपनी जो शिकार है उनको खा के उनको कैसे इसको कंजर्व करना है, कैसे हमें मतलब उनकी सस्टेनेबिलिटी को बरकरार रखना है, वो सब ये रिपोर्ट बताती है। तो नेशनल मिशन ऑन हिमालय स्टडीज क्या बताते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सेंट्रल सेक्टर ग्रांट इन एड स्कीम है, तो इसका काम यही है कि फोकस ज्यादा किस पर करता है, कि होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो किसकी, जो हमारे सिस्टम के कंपोनेंट है, इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, और जो भी कई सारी चीजें, सोइल की हेल्थ है, और जो आपका प्रे होता है, जो और भी जीव जंतु है, जैसे खरगोश हुआ, चीता हुआ, सांप हुआ, और आपके और बहुत सारी चीजें, मतलब गिनाई नहीं जा सकती, इतनी सारी चीजें, फ्लोरा एंड फौना हम दो शब्दों में बोल सकते हैं, तो पूरा इकोसिस्टम बनता है। उनके बीच में की जो आपकी कड़ी है, लिंकेज है, उनको आपको कंजर्व करके रखना है। ठीक है, और ये आपके इश्यूज का एड्रेस करता है, कौन से इश्यूज का एड्रेस करता है, कि कंजर्व करने वाला इश्यू, और सस्टेनेबल मैनेजमेंट करके नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना, सस्टेनेबल मैनेज करना है, किसमें, हिमालय जो इंडियन हिमालयन रीजन है उसमें कंजर्व करना है, तो उसी चीज को ये स्टडी फोकस करती है। ठीक है, और इसका अल्टीमेट एम और गोल यही है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेगा, और इकोसिस्टम की जो हेल्थ है उस रीजन की, कौन सी रीजन की, इंडियन हिमालयन रीजन की इकोसिस्टम की हेल्थ को मेंटेन करना। ठीक है, जिससे कि हमारी इकोलॉजिकल सिक्योरिटी को हम बनाए रखें। ठीक है, और इसका ये मिशन है क्या है, कि टारगेट रखता है कि जो इंडियन हिमालयन रीजन है और जो आपका एनएचएमएस का जुरिस्डिक्शन है, इसमें 10 हिमालयन स्टेट को फुली कवर किया गया है, और 2 स्टेट्स को पार्शली कवर किया गया है। 10 हिमालयन स्टेट कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। ये तो आपके हो गए हिमालयन स्टेट 10, और 2 पार्शियल स्टेट हो गए जो पूरी तरह हिमालयन नहीं है, आपके कुछ ही पार्ट हिमालयन है, तो उनके उन्हीं पार्ट को मिलाया गया है, जैसे कि कुछ डिस्ट्रिक्ट आसाम के मिलाए गए, कुछ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल के मिलाए गए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और स्नो लियोपार्ड के बारे में, इसके क्या कंजर्वेशन के लिए क्या काम किया गया, और इसको कंजर्वेशन की कौन सी लिस्ट में रखा गया। इसका साइंटिफिक नाम पैंथेरा यूनिस्किया है। ये टॉप प्रेडेटर है किसमें, आपकी जो माउंटेन इकोसिस्टम है उसकी हेल्थ के बारे में बताता है, कि अगर आपका ये है तो यानी कि वहाँ का इकोसिस्टम कंजर्व रहेगा। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में से वुल्नरेबल कैटेगरी में डाला गया है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में डाला गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में डाला गया है। ठीक है, इसका हैबिटेट क्या है, हैबिटेट इसका ये सेंट्रल एशिया में देखने को मिलेगा, और आपके हिमालयन रीजन के लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और सिक्किम में ये देखने को मिलेगा आपको। और इसका क्या है, फ्रेगमेंटेड डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, एक जगह कंजर्व नहीं है, एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं है। इसको थ्रेट किस चीज से है, इसका क्योंकि जो नेचुरल प्रे है, इसका हैबिटेट तो लॉस हो ही रहा है, नेचुरल प्रे, प्रे मतलब जो शिकार होता है इनका, जो कुदरती प्राकृतिक शिकार होता है वो उसका लॉस होता जा रहा है, और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट
की वजह से भी इसका हैबिटेट लॉस हो रहा है। अगला आर्टिकल हमारा मोनार्क बटरफ्लाई के बारे में। मोनार्क बटरफ्लाई देखिए अभी क्या IUCN की रेड लिस्ट में से एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया गया, इसलिए ये न्यूज में आई है। ये सब स्पीसीज है किसकी? दानस प्लेक्सिपस बटरफ्लाई की सब स्पीसीज है। लगभग 4000 किलोमीटर ये ट्रेवल करती है अमेरिका के अंदर ही, ठीक है। तो अमेरिका के अंदर ही 4000 किलोमीटर ट्रेवल करती है। ये मोस्ट रिकॉग्निजेबल बटरफ्लाई की स्पीसीज है, जो कि एक तरह से एसेंशियल पॉलिनेटर की कैटेगरी में आता है। एसेंशियल पॉलिनेटर उन्हें बोलते हैं कि जो आपके बीजों को, जैसे कि आपकी ये क्या नाम, फूल है, फूल के रस को खाते हैं, उनके बीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा गिर देते हैं। तो ये क्या है, मतलब जो इनका मल होता है, मल मूत्र होता है, तो दूसरी जगह जा गिरता है, पेड़ पे गिर जाता है, तो वहां पे वो पेड़ हो गया, यानी कि कंजर्व करता है, फैलाता है। तो अगर मान लीजिए कई चीज की, जैसे कि गेंदा के फूल है, तो गेंदे के फूल की खेती आपकी एक जगह है, अगर वो खत्म होगी, किसी तरह नष्ट होगी, तो गेंदे का फूल तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा धरती से, वो धरती से या किसी पर्टिकुलर एरिया से। मगर जो ये आपकी ये क्या नाम, बटरफ्लाई, ये एक तरह से पोलिनेटर काम करती है, तो ये फूल के रस को तो आपकी चखेगी, स्टोर करेगी, मगर उसके साथ साथ उसके बीज बीज को भी खाएगी। तो बीज को जब ये खाएगी तो ये दूसरी जगह जाकर डाल देगी, दूसरी जगह जाकर मान लो 100 200 500 1000 किलोमीटर या 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जाकर डाल देगी। तो क्या होगा, वहां पर भी वो चीज उग जाएगी। तो अगर एक जगह नष्ट हो जाती है तो दूसरी जगह वो चीज उग सकती है, उग जाती है, तो कंजर्व रहती है। इस तरह से ये बहुत बड़ा पोलिनेटर बोला जाता है, इकोसिस्टम की हेल्थ को कंजर्व करने में, ठीक है। और इकोसिस्टम के लिए सर्विस का प्रोवाइड काम करता है। अगर इसकी पॉपुलेशन को देखें तो इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। कहाँ पर देखने को मिलेगी? ऑस्ट्रेलिया में, हवाई आइलैंड में, और इंडिया में थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इशूज क्या है? इशूज ये है कि इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई है 23 से 72% तक पिछले 10 साल में, ठीक है। इसकी पॉपुलेशन जो आप ईस्टर्न मोनार्क, जो ईस्टर्न मोनार्क की जो पॉपुलेशन, ईस्टर्न मोनार्क मतलब जो आपके ईस्ट अमेरिका से और ईस्ट कनाडा से आपके माइग्रेट होते हैं और इधर आ जाते हैं इंडिया में, उनको ईस्टर्न मोनार्क बोला गया है। इसके बिगर ग्रुप जो है श्रंक हो गया है, मतलब घट गई है पॉपुलेशन लगभग 84%, 1996 से 2014 के बीच, यानी कि आपका 18 20 साल के अंदर ही इतनी घट गई है, ठीक है। अब ये क्या है, ये इनका एक अलग यूनिक लाइफ स्टाइल होता है। जब ये ब्रीडिंग करते हैं तो पर्टिकुलर वे में करते हैं, एक प्लांट के ऊपर करते हैं, जैसे जिसका नाम मिल्क वीड्स है, ठीक है। अब इस प्लांट को फार्मर्स के द्वारा रिमूव किया जा रहा है। जब फार्मर्स के द्वारा रिमूव किया जाएगा खेती करने के लिए, तो क्या होगा कि ये जो है इनके लिए हैबिटेट का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें, लीगल और इलीगल लॉगिंग भी होती है, डिफोरेस्टेशन होता है, उसकी वजह से भी इसका हैबिटेट लॉस हो रहा है। स्टॉर्म आते हैं, ड्राउट आते हैं, उनकी वजह से भी इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। IUCN के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। IUCN क्या है? ग्लोबल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी के फील्ड में काम करती है, सपोर्ट करती है, पार्टिसिपेट करती है, किसमें? एनवायरमेंटल साइंटिफिक रिसर्च में, प्रमोट करती है, हेल्प करती है, क्या करने में? इम्प्लीमेंट करने में। किस चीज को इम्प्लीमेंट करने में? जो नेशनल कंजर्वेशन लेजिस्लेशन है, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करने में IUCN जो है वो हेल्प करती है। पॉलिसीज को, प्रैक्टिसेस, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उनको इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है। लगभग इसमें 1000 गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कि कितने कंट्रीज से? 140 कंट्रीज से 1000 लगभग गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसका काम ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करता है, किसका? एक्स्ट्रा जो रिस्क है, करंट रिस्क है एक्सटिंक्शन का, कि जो आपकी स्पीसीज है उनके एक्सटिंक्शन का रिस्क बना हुआ है, तो उनको असेस करता है, असेस करके उन्हें कंजर्वेशन प्रोवाइड करता है, ऐसी पॉलिसीज बनाता है ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो, ठीक है। ये एक तरह का IUCN को जो है ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया हुआ है, किसके द्वारा? उनगा के द्वारा। उनगा क्या है आपका? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, ठीक है। ये सब इसमें बताया गया। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन। इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।